सब कितने दिनों से कोई सनसनीखेज मिस्ट्री सॉल्व नहीं की। अरुण, तुमको मर्डर मिस्ट्री देखना है ना तो वो नया पिक्चर जाके देखो, पिंग पोंग मर्डर्स। अरे उसका ट्रेलर से तुम इतना डर जाएगा, इतना डर जाएगा। केडी, पेपर में देखो ना कि शो टाइमिंग क्या है। रात को 10 बजे का शो। सब मिस्टर बिलोमोरिया, अगर ऐसा ही चलता ना तो डेफिनेटली मुझे वो पिक्चर ही देखनी पड़ेगी। वैसे भी अब लाइफ में आजकल कोई सस्पेंस बचा ही नहीं है। हेलो, ऐसी मैं आता हूँ आपके पहले। अरुण, लगता है तेरी मनोकामना पूरी हो। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ सर, उसने अरुण को भी मार डाला, वो मुझे भी मार डालेगा सर। ये वो कौन कौन किसकी बात कर रहे हो? यमराज। ये जो तुम बार बार यमराज कहते रहते हो, क्या तुमने देखा उन्हें अरुण को मारते हुए, यमराज को? हाँ हाँ सर, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। वो एकदम से कोहरे में से निकला सर। और बस औरत को देखकर मैं वहां से भाग गया सर। अच्छा, तो ये अरुण क्यों मारना चाहता था तुम्हें? पता नहीं सर। देखिए सर, ना तो मैं अरुण को जानता हूँ, ना मैं कभी पहले उससे कभी मिला। मैं तो बस वहां से गुजर रहा था सर, और अरुण ने मेरे ऊपर हमला कर दिया सर। अच्छा, मेरा विश्वास कीजिए सर। विश्वास तो करूंगा मैं तुम पर, अगर तुम मुझे सच बता दो कि नशा कब से कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं ड्रग्स नहीं करता। मैंने तुमसे कहा था देव, मुझसे झूठ मत बोलना। तुम्हारी आंखों की पुतलियां फैली हुई हैं, हाथों में कफन। मेरा अनुमान है कि तुम्हें जब पकड़ के लाए तुम नशे की हालत में थे। इस समय तुम्हारा नशा उतर रहा है। मेरी सलाह है तुमसे देव कि जो भी है सच बता दो। हम दोनों का समय व्यर्थ नहीं होगा, और अगर नहीं बताना चाहते तो तुम्हारा ब्लड टेस्ट तो बता ही देगा। सर वो थोड़ा सा लिया था। थोड़ा सा? अच्छा, तो ये नशा कब किया था तुमने? और उनकी हत्या से पहले? हाँ,
हत्या के समय एक बड़ा सा पत्थर गिरने की वजह से अरुण का मोबाइल टूट गया, इसलिए उसके मोबाइल से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। हाँ, उसका वॉलेट मिला है, लेकिन उसके वॉलेट से भी कोई एविडेंस नहीं मिला। और देव के ब्लड सैंपल में काफ़ी मात्रा में एफसीडी पाया गया है। हो सकता है कि नशे की वजह से उसने यमराज को देखा हो। जब एक नशे की हालत में यमराज को देखा तो यमराज को ही क्यों देखा? यमराज को तो लोग तब देखते हैं जब मृत्यु सामने आती है। देव की उम्र को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि उसकी मृत्यु सामने आई है। द्वितीय बात, उस पत्थर का आकार प्रकार और वजन देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि देव जैसा दुर्बल व्यक्ति इतना भारी भरकम पत्थर उठाकर किसी के सर पर दे मार सकता है। तो आपको लगता है कि इस मर्डर के पीछे यमराज है? इस बारे में निर्णय लेने से पहले मैं जरा हर पहलू की जांच करना चाहूंगा वरुण। योर ऑनर, क्या खूब कहानी बताई है मिस्टर देव ने। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इनकी ऐसी कहानी पर मिस्टर पाठक ने भरोसा भी कर लिया। वैसे एक कहानी मैंने अपने पुरखों से भी सुनी कि अगर किसी ने यमराज को देख लिया तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका समय खत्म। लेकिन ऐसा पहली बार दुनिया में हुआ होगा कि किसी ने खुद यमराज को आह्वान करके उनसे अपना काम करवा लिया। हमारे प्राइम सस्पेक्ट देव जी, इनका ये मानना है कि ये गुनहगार नहीं है, ये तो चश्मदीद गवाह है। अरुण का कत्ल इन्होंने नहीं बल्कि स्वयं यमराज ने आकर किया है, राइट? नहीं, ये बात और है कि क्राइम सीन पर जितने भी एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मर्डर वेपन जो कि ये बड़ा सा पत्थर है, इस पर देव साहब की उंगलियों के निशान पाए गए हैं। विक्टिम का खून देव के कपड़ों पर पाया गया है। अरुण की हेड इंजरी की साइज और पत्थर की साइज बिल्कुल मैच करती है योर ऑनर। और तो और हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है जिन्होंने अरुण की डेड बॉडी के पास देव को पत्थर पकड़े हुए देखा था, जहां पर किसी भी इंसान या जानवर के होने की संभावना नहीं थी, किसी का नामो निशान नहीं था। नीता जी, आप क्या किसी कॉल सेंटर में नौकरी करती हैं? नहीं, मैं पूछ रहा था क्योंकि आधी रात बीते आप सुनसान सड़क से जा रही थी। क्यों, कहाँ जा रही थी आप इतनी रात को? जी, वो सड़क मेरे घर के रास्ते में आती है। मैं रोज रात को वहीं से गुजरती हूँ। अच्छा, रोज रात को आप वहीं से गुजरती हैं। जब उस रात को आप वहां से अपने घर जाने वाले रास्ते से गुजरी तो क्या देखा आपने? जब मैंने स्कूटी रोकी तो मैंने ये आदमी को देखा। इस आदमी के हाथ में ये पत्थर था और ये वहीं पे था, उस डेड बॉडी के पास। तो आपने इन्हें वो पत्थर उस व्यक्ति पर मारते हुए नहीं देखा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रोसिक्यूटर साहिबा कह रही थी कि आप प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, आई विटनेस है। आई विटनेस नीता जी वो होता है जो घटना को घटते हुए देखे। आपने घटना को घटते हुए नहीं देखा, घटना घटने के बाद पश्चात जो हुआ उसका वर्णन दे रही है। तो आपका आई विटनेस तो हुई नहीं। आप बैठिए साहब। मिस्टर पाठक, अब आप कहानियां बना रहे हैं। आई विटनेस की टेस्टिमोनी के हिसाब से उस रात उस सड़क पर कत्ल के वक्त सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, देव और अरुण। तो फिर कोई और अरुण को कैसे मार सकता है? हो सकता है कि किसी और ने अरुण के सर पर यह पत्थर दे मारा हो और देव वहां आकर उसे बचाने का प्रयास कर रहा हो, तभी उसने पत्थर अपने हाथों में ले लिया हो। तो स्वाभाविक है कि जिसने भी पत्थर मारा था वो वहाँ था। कोहरा था और उन्हें धुंध था, या तो वहां से पलायन कर गया होगा या कोहरे धुंध का लाभ उठाकर जाकर छिप गया होगा। किसी और से आपका मतलब है यमराज? यू आर राइट। यमराज अपनी भैंस पर सवार होके कोहरे में डेफिनेटली छुप सकते हैं और किसी ने उन्हें देखा भी नहीं होगा, राइट? नहीं मिस्टर पाठक, अगर आप बुरा ना माने तो अब हम असली बातों के बारे में थोड़ी बात करें। हाँ, बात करिए। थैंक यू। हाँ तो देव साहब, आप बताइए कि आपके शरीर पर जो ये हाथापाई के निशान है वो एग्जैक्टली आए कहाँ से? और हाँ, उस रात उस सुनसान गली में आप कर क्या रहे थे? वो मैं खो गया था। मैं दरअसल रास्ता भूल गया था। मुझे नहीं पता अरुण ने मुझ पर हमला क्यों किया। तो अचानक बिना बात के अरुण ने तुम पर हमला कर दिया और अचानक से वहां पर यमराज प्रकट हो गए और उन्होंने अरुण को मार के तुम्हें बचा लिया। बिल्कुल मैडम, यही हुआ। ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। बेचारे अरुण, उन्हें पता नहीं था ना कि तुम्हारे बॉडीगार्ड स्वयं यमराज है, वरना तो तुमसे पंगा ही नहीं लेते, है ना? हाँ।
योर ऑनर, मैं अभियोग पक्ष महोदया को बताना चाहूंगा इस समय कि पुलिस जांच के अनुसार देव और अरुण एक दूसरे को जानते तक नहीं। फिर कोई कारण नहीं था अरुण के पास इस प्रकार से अचानक देव पर हमला करने का। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर अभी तक नहीं पाया गया है। डिफेंस अरुण के अतीत की छानबीन करने के लिए अदालत से समय का निवेदन करती है। परमिशन ग्रांटेड। अरुण, देव की अतीत की जांच कर। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी रात गए वो उस गली में क्या कर रहा था। तो घर भी वहां से काफी दूर है। अदालत ने हमें थोड़ा समय दिया है, लेकिन अगली अदालत में ये प्रश्न अवश्य उठेगा, तो उत्तर ढूंढ के। जी सर। सर एक और बात, अरुण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उसके चेस्ट पर चोट के निशान मिले वो 2-3 दिन पुराने। अरुण की भी अतीत की जानकारी प्राप्त कर। किससे दुश्मनी थी उसकी, हो सकता है कोई बदला लेने के लिए। पता लगा? यस। वरुण वरुण वरुण, जाने से पहले ना ये ब्रेसलेट पहन के जाओ। इसको ना पहनेंगे ना तो डेथ से प्रोटेक्शन मिलेगा। मिस्टर बिल मौर्य, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भैंस को देखते ही भाग जाऊंगा। ओके बाय। भैंस? भैया ये दारा कहाँ मिलेगा? वहाँ। वहाँ, थैंक यू। ये आदमी पहलवान टाइप का लग रहा है और उसके पास भैंस भी है। अरे भाई साहब, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है अरुण के बारे में। अरुण के बारे में सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, बेचारा। वैसे क्या बात करनी है आपको? आप उसे कब से जानते हैं और आप उसे कैसे जानते हैं? जब लोगों को पैसे की जरूरत होती है तो वो दारा के पास आते हैं और मैं उन्हें उधार देता हूँ। अरुण को भी करीबन 3 लाख की जरूरत थी। मैंने उसे उधार दिया था, लेकिन अभी तक मेरे पैसे उसने लौटाए नहीं। इसलिए आपने उसके साथ झगड़ा किया। देखिए, अरुण के पड़ोसी ने मुझे बताया कि उसने आपको अरुण के साथ हाथापाई करते हुए देखा था। अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो कल का सूरज तू देख नहीं पाएगा, समझा? मारा था उसे और धमकाया भी था। पैसे का लेन देन होता ही ऐसा है, और बिना धमकाए वो मेरे पैसे वापस नहीं देता। और उसने वादा किया था कि आज मेरे पैसे वो वापस कर देगा, और उसने आज की तारीख का चेक भी दिया था जो मेरे किसी काम का नहीं। और आप देखना चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूं। 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि अरुण को पता था कि उसे कहीं से पैसे मिलने वाले हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये पैसे कहाँ से आने वाले थे? आप दूध पीते हैं? जी हाँ, पीता हूँ। कभी जानने की ये कोशिश की क्या कि कौन सी भैंस दूध दे रही है? मोबाइल कंपनी के फ़ोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से अरुण ने मौत से पहले तुम्हें फ़ोन किया था। क्या तुम बता सकते हो कि तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी? हाँ, उसका फ़ोन आया था। एक्चुअली उसने ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि वो जिम नहीं आ सकता। जिम का रेगुलर मेंबर था वो। तो तुम उसके पर्सनल ट्रेनर थे? ना, बस हम एक दूसरे को जानते थे। सिर्फ जानते थे? या तो हत्या से 2 दिन पहले अरुण ने तुम्हें 10 बार फ़ोन क्यों किया था? ऐसी क्या बात थी? मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ। तो तुम्हें अपना फ़ोन दिखाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, राइट? फ़ोन प्लीज। या व्हाई नॉट। अच्छा ये बताओ कि हत्या की रात 10:30 से 11 के बीच में तुम कहाँ थे?
अचानक बिना बात के अरुण ने तुम पर हमला कर दिया और अचानक से वहां पर यमराज प्रकट हो गए और उन्होंने अरुण को मार के तुम्हें बचा लिया। हाँ दवे बोल। केडी, तुम्हारे क्लाइंट के लिए एक बुरी खबर है। योर ऑनर, एफबीडी जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेटरी ड्रग है, बहुत ही अधिक मात्रा में देव के खून में पाया गया था, ये बात तो एस्टैब्लिश हो चुकी है। और इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि जो क्राइम सीन है वो देव जैसे नशेबाज और ड्रग पेडलर्स की वजह से बदनाम है। यही नशेबाज जिनको ड्रग्स खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है और ऐसी ही सुनसान गलियों में ये लोगों को मार कर उन्हें लूटते हैं। आपको कुछ याद आ रहा है मिस्टर देव? नहीं, एक मिनट। आप उसे याद दिलाएं उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये बात अदालत में प्रमाणित करनी पड़ेगी। क्या आप प्रमाणित कर सकती हैं कि देव वहाँ किसी को लूटने या पैसे चुराने के उद्देश्य से गया था? अगर नहीं तो फिर तो अदालत को यही मानना पड़ेगा योर ऑनर कि संयोगवश ही देव वहाँ उपस्थित था। योर ऑनर, मिस्टर पाठक की तरह कहानियां बनाने की मेरी आदत तो है नहीं, मैं वही बताती हूँ जो सच। मुझे लगता है मुझसे बेहतर जय हमें सच बता सकता है, इसलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगी कि जय को विटनेस स्टैंड में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है? जय, प्लीज अदालत को बताइए पिछले हफ्ते आपके साथ क्या हुआ था। जी, इसी आदमी ने मुझे भी उस एरिया में लूटा था और मेरे सारे पैसे छीन के ले गया था। क्या इसने आपके साथ मारपीट की थी, आपको मारने की धमकी वगैरह कुछ? जी हाँ, इसके हाथ में एक चाकू भी था। इसने वही चाकू मेरी गर्दन पर रखकर मेरा वॉलेट छीन लिया। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। थैंक यू जय, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, ये वही चाकू है जो क्राइम सीन के पास एक सूखी हुई गटर से बरामद हुआ, जिस पर देव की उंगलियों के निशान पाए गए। योर ऑनर, इससे ये बात तो साबित होती है कि ये केस पैसे लूटने का था। मुझे लगता है कि देव ने अरुण पर हमला किया होगा और अरुण ने सेल्फ डिफेंस में आकर देव के साथ हाथापाई की होगी, जिसकी वजह से ये चाकू गिरकर गटर में गिर गया होगा और उसके बाद देव ने वो पत्थर उठाकर अरुण के सिर पर वार किया और अरुण की हत्या की। मिस दीक्षित, तो क्या मुझे ये समझाइए कि अगर देव की मंशा थी अरुण को लूटने की, तो फिर ये अरुण का सामान लेकर, वो बटुआ, वो सामान इत्यादि लेकर भाग क्यों नहीं गया, वहां क्यों रुका रहा? योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये भारी भरकम पत्थर बहुत ही जोर से मारा गया था अरुण के सर पर। आप स्वयं ही देखिए, एक तो पहले से देव इतना दुर्बल, ऊपर से उस समय नशे की हालत में, जैसा कि प्रोसिक्यूटर साहिबा कह रही, इनके लिए इस पत्थर को उठाना संभव नहीं था, तो फिर इतनी जोर से कैसे किसी के सर पर दे मारे? लेकिन मिस्टर पाठक, सोचने वाली बात ये भी है ना कि उस गली में उस वक्त इन दोनों के अलावा और कोई मौजूद था ही नहीं। ये आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? आप थी क्या वहाँ? नहीं थी। योर ऑनर, इन सारी बातों की पुष्टि हो जाएगी अगर आप मुझे अनुमति दें विशाल को कटघरे में बुलाने की। विशाल अरुण का मित्र भी था और उसके जिम का ट्रेनर भी हुआ। अनुमति है? विशाल जी, अरुण ने दाराजी से रुपए लिए थे उधार। उन्होंने दाराजी को एक पोस्ट डेटेड चेक दिया था और साथ में ये आश्वासन भी दिया था कि वो पैसे जमा कर ले, और फिर संदेश के अनुसार उनके लिए वो पैसे आपने जमा किए और आपने उनको एसएमएस भेजा कि पैसे जमा हो गए हैं, कब और कहां लाना है। जी हाँ। आपने इंस्पेक्टर दवे को अपने कथन में बताया था कि अरुण केवल आपका वो क्या कहते हैं जिम फ्रेंड, जिम के कारण परिचय होना ऐसा ही था, घनिष्ठ मित्रता नहीं थी आप दोनों के बीच। तो जब घनिष्ठ मित्रता नहीं थी दोनों के बीच, तो उसका उधार आप चुका रहे थे क्यों? क्या कारण था इसके पीछे? जी, अरुण की हालत काफी खराब चल रही थी, ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा, तो मैंने सोचा कि अरुण की मदद करना चाहिए। दया भावना के चलते आपके मन में ये विचार आया कि आप किसी गरीब की मदद करते। केडी साहब, किसी की मदद करना कोई जुर्म तो नहीं। फिर एक बात होती है जो मेरी समझ में नहीं आ रही इस समय की, आपके मोबाइल फोन से ऐसा कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ जो आपने अरुण को भेजा था। केवल उस एक संदेश के अतिरिक्त पैसे कब और कहां लाने हैं
जबकि अरुण के मोबाइल फोन की सूची में तो लगातार आपको मैसेजेस भेजे हैं उसने, और केवल इतना ही नहीं, मृत्यु से पहले आखिरी अंतिम फोन कॉल उसने आपको किया था। क्यों ऐसा? अब तो मैं अरुण के खून के बाद मैं डर गया। मुझे लगा इन सब में मैं ना फंस जाऊं शायद, इसलिए मैंने मैसेज डिलीट कर दिए थे। सारे मैसेजेस आपने डिलीट कर दिए, बस वो एक मैसेज आप डिलीट करना भूल गए, जिसके कारण हमें ये पता चला कि आपने उसे कहा था कि कब और कहाँ आना है बताओ। तो ये संभव है कि अरुण ने आपको वहीं उस सुनसान गली में बुलाया हो पैसे लेने के लिए। आप जिम से जब निकले आपने स्वयं हस्ताक्षर किए थे एग्जिट रजिस्टर में, समय था 10:15 और घटनास्थल जो है वो आपकी जिम से 10 मिनट की दूरी पर है, मतलब आपने 10 मिनट में दूरी तय कर ली होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का समय 10:30 और 11 के बीच में है। संभव है कि आपने वहां जाकर उसे मारा हो। आपको देखकर और आपकी कुशलता को देखकर ऐसा लगता है कि ये पत्थर आप उठा सकते हैं और जोर से किसी के सर पर दे मार सकते हैं। हो सकता है आपने अरुण के सर पर ये पत्थर दे मारा हो, उसकी हत्या की हो आपने। ये सब क्या कह रहे हैं सर आप? ये सच नहीं है सर। तो आप वहां नहीं थे उस गली में अरुण के साथ, तो कहाँ थे आप? उस रात में डीलर के पास था सर अपने। कैसा डीलर? कौन सा डीलर? अरुण मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं इलीगली अपने क्लाइंट्स को स्टेरॉइड सप्लाई करता था। पता नहीं अरुण को ये बात कहाँ से पता चल गई थी। अरुण ने मुझे 2 दिन पहले 3 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा और धमकी दी थी कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो ये बात मैनेजमेंट के सामने रख देगा। इसलिए उस रात पैसा इकट्ठा करने के लिए मैं अपने डीलर के पास गया था। प्लान ये था कि पैसा मिलने के बाद मैं वो सारा पैसा अरुण को दे दूं। योर ऑनर, विशाल जी स्वयं इस अदालत में कह चुके हैं कि अरुण इन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। विशाल जी, ये तो हत्या का कारण भी स्थापित किया जा सकता है, किंतु इनका कहना है कि ये अपने डीलर के पास थे, उस समय अरुण के साथ नहीं थे। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि जब तक इस बात की पुष्टि न हो जाए कार्यवाही को ही स्थगित कर दें। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned. इस रात तुम अरुण को लूटना चाहते थे और वहीं से तुम्हारी झड़प शुरू। मैंने तुमसे कहा था कि सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा सकता तुम्हें, फिर तुमने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छिपाया? सॉरी सर, मुझे लगा इस बात की वजह से मैं और फंस जाऊंगा सर। और सर, कौन यकीन करता कि मैंने अरुण के ऊपर पैसे के लिए हमला किया था। मैंने हत्या नहीं की उसकी सर। मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने सच में यमराज को देखा और ये कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ सर, मैं सच में सर। यमराज, यमराज कहाँ चला गया? पता नहीं ये केस कैसे अंदर ही अंदर उलझता जा रहा है। डोंट वरी केजी, आई एम श्योर कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो तुम निकाल ही लोगे। पर ये वरुण अभी तक क्यों नहीं आया? इतना लेट हो गया है। मेरे को तो बहुत बैड फीलिंग हो रहा है। इसलिए क्यों चिंता कर रही हो? आ जाएगा। लो आ गया। हाय सर। वरुण, क्या हो गया तुमको? हाँ? मैं ठीक हूँ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। हाँ, तुम्हारी शक्ल से ही लगता है। चलो इधर आके बैठ जाओ। आई एम फाइन। क्या हुआ ये तुझे? सर,
मैं क्राइम साइट पर गया था छानबीन करने। आप यकीन नहीं करेंगे मुझे वहां पर क्या दिखा। क्या तूने वास्तव में यमराज को देखा? सर मुझे लगा कि वो यमराज था और उसकी भैंस भी थी। वरुण जल्दी से हल्दी वाला दूध पी लो, तुम्हारा घाव अच्छा हो जाएगा जल्दी फिर। आई हेट मिल्क। पी ले सेहत के लिए अच्छा होता है। ब्रूनो, ब्रूनो, ब्रूनो come here. Bruno. Hey. Bruno. तो ये ब्रूनो को क्या हो गया? वरुण, डॉग्स ना बहुत सेंसिटिव होते हैं। They have a very strong sixth sense. अरे वो तो डेड को भी देख सकते हैं, you know? तुम्हारे अंदर कुछ खराब होगा, इसलिए ये ब्रूनो ऐसा बिहेव करता है। कुछ खराब नहीं होने वाला है, मैं बोल रहा हूँ आपसे। I'm just fine. अरे क्या कर रहा है वो? तुम्हारा कमर टूट सकता था। Please sit down. I'm okay. क्या हो क्या गया तुझे? क्या कैसे बिहेव कर रहे थे? सर ये I'm fine सर, मैं ठीक हूँ। हाँ दबे बोल। दबे ने कंफर्म किया विशाल सच बोल रहा था। उस रात वो अपने स्टेरॉइड डीलर के साथ ही था। तो डीलर को तो गिरफ्तार कर लिया दबे ने, लेकिन आगे क्या करें? You two boys, तुम लोग विश्वास करो या ना करो, पर मैं इन बातों पर विश्वास करती हूँ। एंड मैं अभी कुछ नहीं सुनने वाली। आज ने आज एंड अभी मैं ये बांध रही हूँ तुम्हारे ऊपर। मैम, आप ऐसी सुपरस्टिशियस बातों पर कैसे यकीन कर लेती हैं? ये विश्वास की बात है। अरे सावित्री की विश्वास की वजह से ही यमराज ने सावित्री को अपने पति की आत्मा वापस लौटा दी थी। मैं सच कह रहा हूँ सर, यमराज ने मारा उसको। सर मुझे लगा कि वो यमराज था और उसकी भैंस भी थी। यमराज ने सावित्री को अपने पति की आत्मा वापस लौटा दी थी। कभी सत्य की गहन तलाश हमारी नजरों को दूर तक ले जाती है, जबकि सत्य हमारे नाक के नीचे होता है। दिल सही कह रहा था, उसने यमराज को ही देखा है हत्या करते हुए। स्वामी, हम आपको नहीं जाने देंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। सावित्री, मैंने ये आदमी को देखा। इस आदमी के हाथ में ये पत्थर था और ये वहीं पे था, उस डेड बॉडी के पास। ये रहे हमारे चश्मदीद गवाह और तुम्हारे यमराज। काल की घड़ी आ गई है। तुम्हारे स्वामी को अपने प्राण त्यागने होंगे। नहीं यमराज, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, कदापि नहीं। हद कर रहे हैं मिस्टर पाठक। इनके कहने के हिसाब से अगर कोई नाटक में यमराज का रोल कर रहा हो तो वो हत्यारा हो गया। अगर कोई वकील का रोल कर रहा हो तो उसे कोर्ट में आके केस लड़ना चाहिए। इस समय योर ऑनर चंद तथ्यों पर रोशनी डाल लेते हैं। सर्वप्रथम ये कि अरुण मृत्यु से पहले ये यमराज वाला नाटक देखने गया था। थिएटर से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज इस बात का प्रमाण है कि वो थिएटर के अंदर जाता हुआ भी दिखा और वहां से शो के पश्चात बाहर निकलता हुआ। योर ऑनर, ये गदा यमराज जी का गदा है। फोरेंसिक्स की रिपोर्ट जो आपकी मेज पर है योर ऑनर, उससे स्पष्ट होता है कि इसका आकार प्रकार और अरुण के मस्तक पर लगी हुई चोट दोनों मेल खाते। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, इस पर अरुण के रक्त के अंश भी पाए गए।
और इनके पति सुनील के उंगलियों के निशान। जब स्पष्ट है कि आपके पति सुनील यमराज का रोल करते हैं, उनका गदा है, तो उनकी उंगलियों के निशान होंगे ही, लेकिन अरुण के रक्त के छाप आपके पति के गदा पर कैसे आए, ये सोच रहा था मैं। सर्वोपरि और ऑनर, हमारे पास इस बात का चश्मदीद गवाह भी मेरा मुवक्किल देव, जो इस केस के प्रारंभ से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि इसने स्वयं यमराज को हत्या करते हुए देखा। यमराज अर्थात सुनील, जिसका ये गदा है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। अब आगे कोई प्रमाण चाहिए आप? नहीं, बस आप वजह बता दीजिए मिस्टर पाठक। हाँ, वजह तो बतानी ही पड़ेगी, वजह तो बतानी ही पड़ेगी। प्रोसिक्यूटर महोदया कह रही हैं। तो अरुण जी के जो दूरभाष यंत्र की सूची थी, उससे ये पता चला है कि वो आपसे परिचित थे, आपके पति सुनील से। आपको एक नहीं अनेक बार उन्होंने फोन किए। अंतिम बार भी उन्होंने आपको फोन किया था। 10 मिनट आप दोनों के बीच वार्तालाप चली। क्यों करते थे फोन आपको? योर ऑनर, ये बात हमें अरुण के दूरभाष यंत्र की सूची से पता पहले पता नहीं चल पाया, क्योंकि अरुण ने इनके पुराने नंबर पे फोन किया था। इन्होंने भी ये बात हम सब से, पुलिस से छिपा कर रखी। बात छिपाने के दो ही कारण होते हैं यहाँ, या तो शर्म या फिर अपराध। अब बताइए, क्या 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 चक्कर था? क्यों आपने ये बात छिपाई कि अरुण आपको फोन किया करते थे? क्या बात थी आप दोनों के बीच में जब वो फोन करते थे, और किस कारण से फोन करते थे वो आप दोनों के बीच? क्या कोई संबंध था आपके और अरुण के बीच? मतलब मैं उसे नहीं जानती थी, वो बस बार बार मुझे परेशान करता रहता था। मैं उसे नहीं जानती थी, वो बस बार बार मुझे परेशान करता रहता था। नीता जी, अब तो कई सारी महिलाओं के बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर्स खोले गए हैं। आपने कहीं भी फोन नहीं किया। हमारी पूरी पुलिस फोर्स है महिलाओं की मदद के लिए। पुलिस कंप्लेंट लिखवाई आपने। चलिए, आपने हेल्पलाइन में फोन नहीं किया, आपने पुलिस को इत्तला नहीं की, अपने पति को तो बताना चाहिए था। पति को बताया था आपने? कम से कम आप अपने पति को बताती तो वो कन्फ्रंट करते और उनको, उसको डांटते, डपटते, डराते, चेतावनी देते। नहीं किया ऐसा आपने? मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी बात का कोई बतंगड़ बने। आप बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी। आपने ये बात अपने पति सुनील को नहीं बताई, आपने ये बात किसी को नहीं बताई, आप चुपचाप सहती रही। इसके दो ही कारण ना हो सकते हैं। प्रथम ये कि आपका अरुण के साथ नैतिक संबंध था जो आप छिपाना चाहती थी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। आप प्लीज चिंता न करें, मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो आपकी वार्तालाप थोड़ी लंबी चलती, छोटी छोटी 1-2 मिनट में आप फोन रख नहीं देती, जिसका ये अर्थ होता है कि किसी विशेष कारण के लिए अरुण आपको फोन करता था। हम सब जानते हैं कि अरुण एक ब्लैकमेलर था। कहीं ऐसा तो नहीं नीता जी कि वो आपको भी ब्लैकमेल कर रहा था? ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, मैं जानता हूं कि आपके पति ये सच अदालत में बताना कठिन है, लेकिन इंस्पेक्टर दवे ने जब अरुण के घर की छानबीन की, वहां से कुछ स्थिर चित्र पाए गए हैं आपके और अरुण के। मैंने अदालत में वो चित्र प्रस्तुत नहीं किए, आपके सम्मान को ठेस न पहुंचे इसलिए। अब मैं क्या करूं बताइए? आपके सम्मान के लिए लड़ूं या न्याय के लिए लड़ूं? हाँ, वो बहुत बुरा आदमी था।
सुनील से पहले मेरा अफेयर था अरुण के साथ। ऑर्डर ऑर्डर। उसके पास हमारी कुछ पर्सनल पिक्चर्स थी और उन्हीं पिक्चर्स को लेकर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। मैंने उसे बहुत समझाया, उसे बहुत इग्नोर किया, लेकिन वो माना ही नहीं। मैं परेशान हो गई थी उससे और मैंने अपने पति को सारा सच बता दिया। मेरे पति ने मुझे माफ कर दिया और इस काम में मेरा साथ दिया। धीरज रखिए, अब आगे जो होना है वो तो होना है। योर ऑनर, प्राप्त जानकारी के अनुसार उस थिएटर के पीछे ये एक दरवाजा है जो सीधा उस गली में निकलता है जहां अरुण की हत्या की गई, और वहां से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में नीता जी के पति सुनील पीछे के दरवाजे से निकलते और घुसते दिखाई दिए। विचित्र बात है सुनील, कभी कभी जो हमारी सोच होती है उसके विपरीत ही हो जाता है। उस रात नाटक शेष होने के बाद में भी आपने यमराज का पोशाक नहीं उतारा, ये सोच कर कि आप जब उस गली में जाएंगे लोगों को आपको पहचानने में तकलीफ हो, आप उन्हें भ्रमित कर देंगे, किंतु उसी यमराज के पोशाक के कारण आज आप यहाँ खड़े। चलिए बताइए, क्या क्या आपकी पत्नी ने बताया था आपको, क्या क्या हुआ उस रात में? भी सारे साक्ष्य, सारे गवाह आपके विरुद्ध हैं, केस समाप्त हो चुका है। हाँ, मेरी पत्नी ने कहा। काम हुआ? वहां भी कोई और ही पहुंच चुका है। अरुण और उसके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है और मेरे ख्याल से आज उसे जाने देना चाहिए। तुम पागल हो क्या? बहुत अच्छा मौका हमारे हाथ लगा है। तुम इस झगड़े में उसे मार दो, मैं गवाह बनकर उस दूसरे आदमी पे इल्जाम लगा दूंगी। फिर जब मुझे पता चला कि यमराज की वजह से ही ये केस का ध्यान आकर्षित हो रहा था, तो मैंने अगली रात भी यमराज का भ्रम जारी रखने के लिए गया और उस रात आपके सहायक अरुण ने मुझे वहां देख लिया। दुख की बात है सुनील जी, यमराज तो भगवान है, मृत्यु देना उनका काम है। दुख की बात है कि आजकल मानव भी यमराज भगवान बनने पर उतरा है, लोगों की जान लेकर। रेस्ट चलो। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत अरुण के कत्ल के जुर्म में सुनील और नीता को दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर देव को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. सर, एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, ब्रूनो ऐसे अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहा था, जैसे मुझसे डर रहा हो? तुझे जब चोट लगी थी तो जख्म पर क्या लगाया था? सब रबिंग अल्कोहल और ऑइंटमेंट। रबिंग अल्कोहल? तभी तो डॉग्स को ये रबिंग अल्कोहल की गंध सूट नहीं करती, इसलिए भागते हो। मैंने कहा था ना तुझसे, सत्य कभी कभी हमारे नाक के नीचे होता है, हमें ही दिखाई नहीं देता। काम तो हो जाएगा, लेकिन पैसा? और पता?
नारियलवाड़ी। हेलो, केडी, कौन? कैसे हो? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? कैसे पहचानोगे? इतने बड़े लॉयर जो बन गए हो तुम मुझे नहीं पहचानोगे, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ दर्द और निशानियां मैं कभी नहीं भूल सकती। खास करके मेरी दाई कलाई पर जो निशान है। अमीशा? चलो प्यार से ना सुन, दर्द के सारे तो मुझे पहचान लिए। देखो अमीशा, जो भी हमारे साथ हुआ मेरी वजह से, उसका दुख है मुझे। I'm sorry। तेरा विनाश शुरू हो चुका है। तेरा नाश, तेरा सर्वनाश निश्चित होगा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं वो तू कभी नहीं देख सकता। आज तू यहाँ है ना, अब यहाँ होगा। इस फकीर की बात याद रखना। तेरा विनाश निश्चित है, निश्चित है तेरा विनाश। अरे ब्रूनो, मेरा ब्रश दे दो, यू नॉटी बॉय। ब्रूनो, अरे ब्रूनो, मेरा ब्रश वापस कर दे। क्यों ऐसा करता है तू? एक मिनट बिली। ब्रूनो, बेटा, बिली आंटी का ब्रश लौटा दो। थैंक यू। देखा, बिली इसे प्यार से कहती तो दे देता, डांट के कहोगी तो नहीं देगा। ऑल ओके सर? क्या लड़की? अरे साहब, अरे कैसे नहीं जाने दोगे? हाँ? रुको। हाँ? कैसे नहीं जाने दोगे? तुम क्या यहाँ के मालिक हो? हटो। क्या चल रहे हैं? क्या हो रहा है? साहब, ये आदमी फुल टाइट है। ये आपसे मिलने के लिए ऊपर आ रहा था, इसलिए मैंने इस बेवड़े को पिया हूँ, खुशी से नहीं पिया हूँ, गम में पिया हूँ, गम में। हैं? अगर केडी साहब हमारा गम दूर करेंगे ना, तो ये बोतल अभी दूर करूंगा। अभी दूर करता हूँ मैं तुझे। चल। बस बस बस, एक मिनट रुको, मैं देख लूं। यहाँ ओके सर। साहब, बिरादरी से गद्दारी करता है। हम भी कभी वर्दी पहनता था। शराब पी है तुमने? क्या बात क्या है? जज्बात है साहब, जज्बात। 15 साल से कुत्ते की माफिक ईमानदारी से नौकरी किया, पर एक झटके में आउट कर दिया साहब। चोरी का इल्जाम साहब, चोरी का, और वो भी गलत। क्या पैसों की चोरी या गहनों की? नारियल की चोरी साहब। नेकचंद नाम है साहब मेरा। बोरीवली में एक 20 एकड़ की नारियल वाड़ी है तिवारी सेठ की। वॉचमैन हूं मैं साहब वहां का, 15 साल से। और 2 दिन पहले मैं वहां। यावत सेठ, आपने मुझे बुलाया क्या? अरे कल रात को 355 नारियल तोड़े गए थे ना? हाँ सेठ। तो आज सुबह उसमें से 12 नारियल कम है। कल ड्यूटी पे तू था ना? पर सेठ, मैं चोरी क्यों करूंगा? इतने साल से आपके पास काम करता हूँ, कभी चोरी किया क्या? अरे तो ये 12 नारियल गए किधर? और तिवारी सेठ, इसके घर से देखो क्या मिला। 12 नारियल। मेरे को नहीं पता सेठ। मैंने कोई चोरी नहीं किया सेठ। असली चोर तो ये है, ये बहुत फंसा रहा है। झूठ बोल रहा है।
इसको छोड़ो नहीं, बाबुल को नहीं छोड़ूंगा सेठ। पागल हो गया क्या? मार उस साले को, मार! हड्डी बस्ती तोड़ दे, चलो छोड़ो गाड़ी तुम सबको। इस थप्पड़ का, इस मार का ऐसा बदला लूंगा, जिंदगी भर नहीं भूलो। ओह गॉड, मेरे को लगा कि कोयटा उठाया तो बड़ा मर्डर का केस होगा, पर ये तो छोटा सा चोरी का केस है। चोरी तो चोरी होती है बेटी, तो चाहे नारियल की हो या रुपयों की। बिल्कुल सही बोला साहब। कोई भी वकील अपना केस लेने को तैयार ही नहीं है। बोलता है 2 रुपए केस के लिए लाखों का टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे साहब। आप अपन को इंसाफ दिलाएंगे साहब। अगर तुमने चोरी नहीं की तो नारियल तुम्हारी खोली में कैसे है? साहब बाबुल वहां का दूसरा वॉचमैन, उसके साथ मेरी बनती नहीं है साहब। अभी 1 हफ्ता पहले मेरे को धमकी दिया साहब कि मेरे को बर्बाद करेगा। उसने मेरी नौकरी छीनी साहब, मेरे को बर्बाद कर दिया साहब। घर जाओ तो बीवी गाली देती है, बाहर जाओ तो दुनिया वाले गाली देते हैं। आप कुछ करो साहब मेरे लिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा केस लेता हूं, अगर तुम शराब का सेवन छोड़ दो तो। मैं वादा करता हूं साहब, मैं आज के बाद कभी नहीं पियूंगा साहब। चल जा। अरे नहीं 10 मिनट में केस जीत जाऊंगा, बस तुम खाना गर्म करो, मैं आया। हाँ ओके, बाद में फोन करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जसवाल साहब। अरे बात कहूँ आपसे, नहीं क्या नट केस चूज किया है? आई मीन कोकोनट केस, एक नारियल चोर का केस। और जसवाल साहब, मेरे लिए केस छोटा या बड़ा नहीं होता, मेरे लिए सिर्फ व्यक्ति दोषी या निर्दोष होता है। और अगर कोई निर्दोष है तो उसे न्याय दिलाना मैं अपना फर्ज मानता हूं। मैं दुआ करूंगा कि आप अपना फर्ज अच्छी तरह से निभा सके और ये केस जरूर जीते, क्योंकि वरना लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा स्टार वकील केडी पाठक नारियल चोर वाला केस हार गया है। मैं आपसे जीतना चाहता हूँ, केस जीतने की उम्मीद जरूर है, लेकिन एक छोटा मोटा केस नहीं, बड़ा वाला केस जीतूंगा अगर। हुआ नहीं आपका भी? ओह डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको? सॉरी। पढ़िए आप, वो होमवर्क कीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर यू। आप प्लीज जाइए। गुड बाय, ऑल द बेस्ट। हेलो। पिछली बार मेरा फोन क्यों कट किया? मैंने काटा नहीं था, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ, मेरी किस्मत की तरह जो तुमने बदली थी केडी, वो भी मेरे खून से। एनीवे बोलो, कुछ जरूरी काम था? अब बस करो केडी, इससे पहले कि तुम अपनी नई दलील शुरू कर दो, मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये तुम्हारी अदालत नहीं है, पर हाँ मेरी अदालत में सिर्फ एक ही गुनहगार है, और वो हो तुम, द ग्रेट मिस्टर केडी पाठक। मैं फोन रख रही हूँ, कोई आया है। पर लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, जो कहानी तुमने शुरू की वो मैं खत्म करूंगी। मिस्टर पाठक, सर आप उस पियक्कड़ नेकचंद और मरियल जैसे तुच्छे केस कब से लेने लगे हैं? आप कौन हैं? पत्रकार हैं क्या? नहीं सर, आपका शुभ चिंतक, जो आपको राय देना चाहता है कि ऐसे तुच्छ मामलों में घुसना ये सब आपको शोभा नहीं देता सर।
कहाँ आप नेशनल लेवल के केसेस सुलझाते हैं और कहाँ ये केस परे रख दीजिए सर। धन्यवाद आपका शुभचिंतक जी, थैंक यू वेरी मच। पहचाना नहीं? अमीशा? मेरी अदालत में सिर्फ एक ही गुनहगार है और वो हो तुम, द ग्रेट मिस्टर केडी पाठक। हमको मन की शक्ति देना। अरे वो नारियल वाले के मालिक का क्या नाम है यार? तिवारी। फोन लगा उसको। हाँ 1 मिनट, फोन। हमको मन की शक्ति देना। मिस्टर पाठक, ये केस आप लड़ रहे हैं? जी योर ऑनर, क्यों आपको मेरी योग्यता पर संदेह हो रहा है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। एनीवे, प्लीज प्रोसीड। धन्यवाद योर ऑनर। 13 मार्च को श्री सुरेश तिवारी की नारियलवाड़ी से 1 दर्जन नारियल चुराए गए, जिसका आरोप मेरे मुवक्किल नेकचंद पर लगा है। गुनाह किया है इसीलिए इल्जाम लगाया गया है और वो साबित करने के लिए IM जसपाल को बुलाया गया है, तो मैं साबित करूंगा ना। प्रोसिक्यूशन तो कहेगा ही कि चोरी किए थे और डिफेंस तो कहेगा ही कि चोरी नहीं किए थे। वही मैं कह रहा हूँ, चोरी नहीं किए थे मेरे मुवक्किल नेकचंद ने, इस बात को प्रमाणित भी करूँ। योर ऑनर, ये जो नारियल का गुच्छा है, इसकी टहनी जो है बिल्कुल सूखी है, तो इसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि ये जो नारियल का गुच्छा है ये बहुत पहले काटा गया था, जिसके कारण से इसकी टहनी सूखी हुई है। और जिस चोरी का आरोप मेरे मुवक्किल पर लगाया गया है योर ऑनर, वो तो 3 दिन पहले ही की गई थी। इस अनुसार ये टहनी बिल्कुल हरी होनी चाहिए, जो कि नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि चोरी किसी और ने की। और फिर 12 नारियलों का ये गुच्छा नेकचंद जी के घर में रोपित करके उसे फंसाया। अब इससे पहले कि बात आगे बढ़े, मैं कुछ बताना चाहता हूं। इजाजत। साहब, मैं सुरेश तिवारी, उस नारियलवाड़ी का मालिक। साहब, मैं केडी साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं। अब मुझे भी यकीन हो गया कि नेकचंद ने ये चोरी नहीं की है, उसे किसी ने फंसाया है। साइलेंस इन द कोर्ट। नेकचंद, तुम जीत गए। अब कोर्ट जो हर्जाना कहे मैं भरने को तैयार हूं। अब केस तो खत्म ना, ओवर, फिनिश ना? क्या फिनिश? इतनी तैयारी करके आया था कि आज तो केस जीत के जाऊं, आपकी वजह से हार गया। लेकिन क्या आपको पता है कि नेकचंद को फंसाया किसने? हाँ, वो बाबुल ने, मेरा दूसरा वॉचमैन है साहब। झूठ, मैंने कुछ नहीं किया। साइलेंस इन द कोर्ट। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कही। क्या तिवारी सेठ, अब मुझे फंसा रहे हो? खोलूं तुम्हारा कच्चा चीटा अदालत के सामने? चुप। साहब, ये जो तिवारी सेठ है ना, इसने नारियल के वाड़ी में कुछ सामान छुपाया है, लाखों करोड़ों के गहने जरूरत। ऑर्डर, ऑर्डर। साहब, पूछो इससे कहां से आया वो माल? मैंने कुछ नहीं छिपाया। ये पकड़ा गया तो ये बाबुल है। साहब, अभी जाकर वहां खोदो साहब। 13 नंबर के पेड़ के नीचे बहुत बड़ा ट्रंक है, उसके अंदर गहने हैं साहब, खजाना है, खजाना। पाठक साहब, आप सही कह रहे हैं। ये केस बिल्कुल ये नारियल की तरह ही है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। बबुल, ये बताओ तुमको कैसे पता चला इस 13 नंबर के पेड़ के नीचे खजाना है? कैसे? साहब, 1 महीने पहले की बात है, मैं ड्यूटी पर अकेला था, खाना खाकर वापस आया और देखा
मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ साहब, और मैंने ना ही पूछा उससे कुछ और ना ही वो ट्रंक को हाथ लगाया। अब आप जाकर पूछिए ना उससे। ये जो तुम वाकया बता रहे, किस दिन की बात है? साहब पिछले महीने के वो 14 तारीख को। मार्च की 14 तारीख। योर ऑनर ये कह रहे हैं कि 14 मार्च को इन्होंने वो जेवर वहाँ पेड़ के नीचे गड़ा हुआ देखा था। अगर मेरी स्मरण शक्ति मुझे धोखा नहीं दे रही है तो 13 मार्च मगनलाल ज्वेलर्स के वहाँ बहुत बड़ी चोरी हुई थी। 3 करोड़ 60 लाख के जेवर चुराए गए थे। हो न हो दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध है। आप चाहें तो 14 मार्च का समाचार पत्र मंगवाकर मैं अपनी बात की पुष्टि कर सकता हूँ। आपको लगता है कि नारियलवाड़ी में ये वही चोरी के गहने हैं? साहब मेरे नारियलवाड़ी में कोई गहने नहीं, मैंने कोई गहने छुपाए नहीं साहब। देखिए इसका निर्णय अदालत को करने दीजिए। योर ऑनर ये केस आरंभ हुआ था नारियल की चोरी से और अब इतनी बड़ी गहनों की चोरी पर आकर रुका है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे मुवक्किल को न्याय दिया जाए। ये अदालत तिवारी जी को आदेश देती है कि नेकचंद जी को इज्जत के साथ नौकरी पर वापस रखें और उन पर किए गए अत्याचार के लिए लिखित माफीनामा दें और साथ ही 50,000 की रकम मुआवजे के तौर पर। साहब पर 60,000। ओके सर। दिस केस इज क्लोज, लेकिन गहनों की चोरी की कार्रवाई के लिए अलग से केस चलाया जाए। मुबारक हो मिस्टर केडी पाठक, जीत का एक और तमगा। ये अदालत है मैडम, प्लीज कीप क्वाइट। उसी खामोशी का तो फायदा उठाया मिस्टर केडी पाठक ने और देश के इतने बड़े वकील बन गए मिस्टर पाठक। इनकी असलियत तो मैं जानती हूँ। देखिए मिस, आप जो कोई भी हैं। आई ऑब्जेक्ट, आई रिक्वेस्ट योर ऑनर, प्लीज बोलने दीजिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक मिनट, आप जानते हैं नहीं, मुझे फील हो रहा है कि कहानी में ट्विस्ट होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। प्लीज बोलने दीजिए मैडम, प्लीज बोलिए। मैं आपकी अदालत में खलल नहीं डालूंगी जज साहब। इतना तो मिस्टर पाठक से सीख ही चुकी हूँ कि कब और कहाँ बोलना चाहिए। मैं बस आपको ये देने आई हूँ। ये क्या है? ये महान केडी पाठक का अतीत जो कोई नहीं जानता। केडी पाठक मेरे पति हैं। योर ऑनर, यू डोंट माइंड, कैन आई सी प्लीज? माय गॉड, पाठक सर, अब तो छुपे रुस्तम निकले। बाजी तो बनती है। देखिए मैडम, ये आपका पर्सनल मामला है। था सर, पर अब नहीं है। आइए मिसेस केडी पाठक। मिस्टर पाठक, क्या आपकी वाइफ है? मिस्टर पाठक, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या आपकी वाइफ है? बोलो केडी, तुम चुप क्यों हो? बोलो कि तुम मुझे नहीं जानते। बोलो मैं अभी ढोंगी हूँ। बोलो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नहीं, अब वहां पे क्यों रख गई है भाभी जी? वेलकम टू अदालत। आइए ना। साहब प्लीज शांत रहिए। योर ऑनर, इस समय इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। केवल इतना कहूंगा
आपकी अदालत में इस बाधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सब वो औरत आपकी छोड़ना वरुण, ये सारी बातें मैं संभाल लूंगा। तो एक काम कर, वो मेहता एंड मेहता कंपनी का जो लिटिगेशन चल रहा है उसकी फाइल निकाल जरा देखनी है मुझे। केडी, वो कौन है? इतने सालों बाद अचानक व्हाट्स ऑल दिस? कुछ नहीं है बिली, बच्चों वाली बात है बस। हेलो हेलो मिस्टर पाठक, क्या ये सच है कि आपकी शादी हो चुकी है? हमें मिस्टर जायसवाल ने पूरी बात बताई। क्या है आपकी मिसेस का नाम? क्या वो भी आपकी तरह वकील है? कहाँ बनी ये जोड़ी? बोलो केडी, तुम चुप क्यों हो? बोलो कि तुम मुझे नहीं जानते। बोलो मैं अभी ढोंगी हूँ। बोलो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरी अदालत में सिर्फ एक ही गुनहगार है और वो हो तुम, द ग्रेट मिस्टर केडी पाठक। जो कहानी तुमने शुरू की वो मैं खत्म करूंगी। साहब, केडी पाठक साहब शादीशुदा थे, आपको पता था? यार काम करना अपना। और कितना खोदना बाकी है इसको? साहब यहीं पर वो लोहे का बॉक्स था जिसमें खजाना था। अरुण, इसको लेके जाना यार। ना ना ब्रुनो, देखा सब, मैंने कहा था ना कुछ नहीं मिलेगा। ये बाबुल जो मुझे जबरदस्ती मेरे साथ खुन्नस निकाल रहा है, तो निकालूंगा तो मैं तुझे इस नौकरी से। चलता फाया से। तिवारी जी, शांति शांति शांति। ब्रुनो, क्यों भौंक रहा है? वहां कोई नहीं, चल। हमको मन की शांति देना और केडी साहब को हमसे भी ज्यादा। गुड इवनिंग सर, कैन आई कम इन? जायसवाल साहब, आप यहाँ इतनी रात गए, क्या हुआ? विचित्र संजोग हुआ है आज। एक ही समय में, एक ही क्षण में आपका दुर्भाग्य और मेरा सौभाग्य दोनों साथ में हो। तो ये अवसर, सुहाना अवसर मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं आपके एक्सप्रेशन देखूं और आप मेरे। समझाता हूं। ये लेटर है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये क्या है समझाता हूं। ये है कोर्ट का समन्स आपके अगेंस्ट। किसने भेजा है? भाभी जी ने भेजा। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ, आई एम जायसवाल, लॉयर टू मिसेस अमीषा पाठक। कैसा केस? वो लंबी लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है। इतनी लंबी लिस्ट है कि उसे सॉल्व करते करते आप लंबे हो जाएंगे और आपकी लंबी करियर अब छोटी हो जाएगी। और ये छोटा सा लॉयर, आई एम जायसवाल। लेकिन सर, आई प्रॉमिस इन माय सक्सेस स्टोरी मैं आपको पूरी क्रेडिट दूंगा। आई थिंक यू नीड माय बेस्ट विशेस। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट सर। मिस्टर पाठक, आप अपनी पैरवी खुद करेंगे? जी योर। मिस अमीषा ने आप पर बहुत संगीन आरोप लगाए और जिसकी शुरुआत वो खुद करेंगी। भाभी जी बोल।
ये आदमी जिसे आप लोग सत्यवादी केडी पाठक के नाम से जानते हैं, मैं इसे 17 साल से जानती हूँ। हम एक साथ लॉ कॉलेज में पढ़े, हमारी दोस्ती हुई और हमें प्यार हुआ। लेकिन मेरी फैमिली इस रिश्ते से खुश नहीं थी और इसीलिए हमने छुपकर मंदिर में शादी कर ली 11 अक्टूबर 2000 में। इस शादी का कोई गवाह है? गवाह भी है योर ऑनर और सबूत भी। योर ऑनर, ये श्री केडी पाठक जी और अमीषा जी की शादी का मैरिज सर्टिफिकेट भी है और ये सबूत एक है, गवाह दो है। पंडित जी जिन्होंने इनकी शादी करवाई और दूसरी है इनकी कॉमन फ्रेंड सुलक्षणा जी जिन्होंने बतौर विटनेस साइन किया था वहां पे। योर ऑनर, पहले पंडित जी को बोलो। इजाजत। हाँ जज साहब, मैंने ही इन दोनों का विवाह मंदिर में करवाया था 11 अक्टूबर सन 2000। हमारे मंदिर के वही खाते में लिखित अंकित और उस पर इन्होंने हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। जी, मैं और मेरे हस्बैंड अरविंद दोनों मौजूद थे शादी के दौरान। केडी, तुम्हें याद कैसे नहीं है? तुमने ही तो सारी प्लानिंग्स की थी ना कि किस तरह मैं अमीषा को उसके घर से भगाकर लेके जाऊंगी। भगाकर? फिल्मी थे आप। चुप क्यों है? बोलिए। योर ऑनर, ये सब जो चल रहा है अदालत में ये मेरे समझ के परे है। बहुत ही हास्यमय बातें चल रही हैं। मुझे तो बात का संकोच हो रहा है कि के कारण आपको कष्ट दिया जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि आप किस प्रकार से अपना धैर्य बांधे हुए बैठे हैं वहाँ। तो जो भी हो, योर ऑनर, अमीषा ने मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है। मैं उनसे एक बार पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने कभी ये सब घर पर निजी स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया, नहीं किया? सवाल हमारी शादी का नहीं, उसके बाद का भी है। मैं दुनिया को तुम्हारी असलियत बताना चाहती हूँ। मैं भी मौका कैसे छोड़ दूंगा? अभी अभी आपने जो कहा उससे ये साबित होता है कि आपने शादी तो की थी अमीषा जी के साथ। मैं तुम्हारा केस लेता हूँ अगर तुम शराब का सेवन छोड़ दो। केडी सर से वादा किया कि कभी दारू नहीं पीऊंगा। अपने लिए नहीं, केडी सर के लिए तो नहीं। नहीं, पीना कैंसिल। बाबुल, ये कमीना मुझे फोन क्यों कर रहा है? हेलो, नेक चंद के बच्चे, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। तू तो बच गया, लेकिन मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अरे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट होल्ड कर। साला धमकी देता है। अभी इसकी आवाज रिकॉर्ड करके पुलिस को देता हूँ। हाँ बोल। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब मैं बदला तुझसे नहीं, तेरे परिवार से लूंगा। एक फैमिली की बात करता है, एक फैमिली की बात मत कर। मुझसे पंगा लिया था ना, अब देख, आज रात ही उन लोगों को खत्म कर डालूंगा। अबे रुक, ठहर। फेंक दूंगा। इसका तो गेम मैं बचाता हूँ। हाँ नहीं कहा आपने, लेकिन ना भी नहीं कहा पाठक साहब। यू हैव नॉट डिनाइड। जायसवाल साहब, अब मुझे विश्वास है कि अमीषा जी के पास मुझ पर थोपने के लिए और भी आरोप होंगे। एक बार सुन लूं विस्तार में सब कुछ, फिर बोलूंगा। भाभी जी। हाँ, और मैं चुप नहीं रहने वाली, ना तुम्हारे डर से ना तुम्हारी धमकियों से। सर, शादी के बाद हमने ग्रेजुएशन की और फिर दिल्ली चले गए नौकरी ढूंढने के लिए, और वहाँ पे हमने एक घर रेंट पे लिया। और तब उस छत के नीचे मैंने केडी का असली हैवानी रूप देखा। केडी, गुड न्यूज़, अब मुझे नौकरी मिल गई। अब हमारे मुश्किल दिन खत्म। केडी, ये क्या किया? क्या साबित करना चाहती हो तुम? कि केडी पाठक इतना निकम्मा है कि उसे नौकरी नहीं मिल सकती, तुम्हें मिल सकती है। तुम जानती हो ना, मैंने इस फॉर्म में अप्लाई किया था।
मेरी जगह तुम्हें नौकरी दी है। केडी, नौकरी तुम्हें मिले या मुझे मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये नौकरी तो हमारे लिए कर रही हूँ ना मैं। हमारे लिए कुछ करना है तो जॉब को मना कर दो और मेरे नानी का पानी गर्म करो। ऑर्डर ऑर्डर। बिलीव दिस, आपको नौकरी से। लेकिन भाभी जी झूठ क्यों बोलेंगी? सच ही जी, योर ऑनर, ये सत्य है कि उस लॉ फर्म ने वो नौकरी मुझे नहीं दी थी। वो नौकरी उन्होंने अमीशा को दी। लेकिन 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 क्या केडी, बोलो। बिलीव दिस, आपको नौकरी से। लेकिन भाभी जी झूठ क्यों बोलेंगी? सच ही जी, योर ऑनर, ये सत्य है कि उस लॉ फर्म ने वो नौकरी मुझे नहीं दी थी। वो नौकरी उन्होंने अमीशा को दी। लेकिन लेकिन क्या केडी, बोलो। शांत हो जाइए भाभी। मैं समझता हूँ बहुत टॉर्चर हुए हैं आप पे, बहुत सहा है आपने, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाए। मैं हूँ, आप आगे बताइए क्या हो। लेकिन मैंने वो नौकरी को ना कर दिया, पर उससे मेरी मुसीबत कम नहीं हुई। केडी को जगह जगह नाकामियां मिलती और वो फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालता, छोटी छोटी बात पर। क्या समझते हैं आप अपने आप को? मैं थूकता हूं आपकी नौकरी पर। आप देखना, एक दिन इस दुनिया का सबसे बड़ा वकील बनकर बताऊंगा। ये इतनी काली चाय है, तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आती। यूजलेस वुमन, जाओ दूसरी बना के लाओ। और फिर एक दिन केडी ने मुझसे अजीब सी मांग की। मैंने सोच लिया है, मैं लंदन जाऊंगा आगे पढ़ने, लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन। ऐसा करने से झट से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन फीस तो ज्यादा होगा ना केडी? हाँ, महंगा तो है। 20 लाख रुपए खर्चा होंगे। अपने डैड को बोलो पैसे भेजे। नहीं, मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांगूंगी। जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। अपने डैड को फोन करो और बोलो मुझे पैसे भेजे। ऑर्डर ऑर्डर। इन जख्मों की कीमत केडी ने मेरे पापा से ली। 20 लाख रुपए मांगे और वो लेकर लंदन चला गया पढ़ाई करने। 20 लाख? मेरे ससुर ने अगर मुझे दिए होते तो मैं भी लंदन जाता। सच है? 20 लाख आपको दिए थे पढ़ाई करने के लिए लंदन? टालिए मत, जवाब दीजिए हाँ या ना। 20 लाख दिए थे, नहीं दिए थे? जी दिए थे। मेरे परिवार को धमकी देता है। आज तो तेरा सर फोड़ के ही रहूंगा और कल तेरी रिकॉर्डिंग पुलिस में देकर तुझे ही अंदर करवा देता हूँ। बाबुल के बच्चे मुझे धमकी देता है? हैं? बहुत तंग किया तूने। बाबुल के बच्चे, बाहर आजा बाबुल। और ऑनर, पाठक साहब मानते हैं कि इन्होंने 20 लाख रुपए दिए थे, जिसके बलबूते पे वे लंदन गए और लॉयर बन के आए और आज यहाँ पे 100% ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन किसकी वजह से? इनके पैसों की वजह से। हैं? देखिए जायसवाल साहब, पूरी कहानी तो अब नहीं, शर्म आनी चाहिए आपको पाठक साहब। योर ऑनर, 20 लाख रुपए भाभी जी से लिए और फिर लंदन गए और फिर उन पर ही इतने जुल्म, मतलब ऑन व्हाट बेसिस इनकी कामयाबी है? शर्म आनी चाहिए आपको। 20 लाख लिए तो फिर क्या किया इन्होंने और बताइए। जी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि केडी का बिहेवियर उसकी नाकामयाबी की वजह से हो रहा है। मुझे लगा वो लंदन से लौटकर पहले जैसा केडी बन जाएगा, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। 2 साल बाद केडी आया, पर वो घर नहीं आया। उसने मुझे बाहर बुलाया मिलने। तुम लंदन से कब लौट कर आए और या अचानक यहाँ क्यों बुला लिया? तुम घर क्यों नहीं आए? कौन सा घर अमीशा? किसका घर? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ये बताने के लिए कि अब मैं वो केडी पाठक नहीं रहा
मुझे बहुत बड़े लॉयर फर्म में नौकरी मिल गई। अब मैं ये शादी वादी की बेड़ियां अपने पाँव में नहीं पहनना चाहता। तुम ये क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रही हो। तो मैं इस देश का सबसे बड़ा लॉयर बनना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए जगह ही नहीं बची। ये लो कागज, साइन करो इस पे। ये क्या है? केडी, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। तुम मेरी लाइफ बर्बाद करके तुम्हारी लाइफ। मुझे मेरी जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मत करो केडी, मैं अपनी जान दे दूंगी। केडी प्लीज। और शायद इसीलिए उसके बाद आपने वो किया जो कलाई दिखाई है अपनी। और ऑनर, कलाई काट कर अपनी जान देने की कोशिश की, आत्महत्या करने की कोशिश की, मजबूर होकर ये किया है इन्होंने। भाभी जी बताइए, कब हुआ ये सब? दिसंबर 2003 की बात है। सर्वोदय हॉस्पिटल में मैं थी और पुलिस ने मेरा स्टेटमेंट भी लिया था। करेक्ट योर ऑनर, स्टेटमेंट है मेरे पास, बतौर सबूत मैं पेश करना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट है और ये सुसाइड नोट भी है योर ऑनर, जो अमीषा जी ने लिखी थी। की कार्रवाई नहीं हुई? केडी ने अपने ताकत के बूते उस केस को दबा दिया। चुप क्यों हो केडी? बताओ ना सबको, बताओ कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी जान लेनी चाहिए। हाँ अमीषा, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी आत्महत्या के पीछे कारण नहीं था। मिस्टर पाठक, ये आप क्या कह रहे हैं? सही और ऑनर जो ये सुनना चाहते हैं। लेकिन मिसेज अमीषा जो भी हैं, जब ये हादसा 10-12 सालों पहले हुआ, तो आप इतने दिनों तो खामोश क्यों रही? क्योंकि मेरी माँ को मैंने वचन दिया था, अगर मैं केडी के खिलाफ केस करती तो मेरी माँ को डर था कि वो मुझे शायद परेशान करेगा, इसीलिए मैंने कोई केस नहीं किया। लेकिन पिछले महीने मेरी माँ के देहांत के बाद मुझे किसी का डर नहीं है। और फिर आपने पाठक साहब से आपका बदला लेने का सोचा, आपका हक मांगा। पाठक साहब, धोखाधड़ी, जालसाजी, अत्याचार, मेंटल फिजिकल टॉर्चर, ये सारी धाराएं लागू है आप पर। योर ऑनर, क्या दिखते हैं पाठक साहब, क्या हैं? मिस्टर पाठक, आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप पर जो संगीन आरोप लगाए गए हैं, उनके साबित होने पर अंजाम क्या हो सकता है। यू विल बी इन बिग ट्रबल ना? तेरा विनाश शुरू हो चुका है। आज तू यहाँ है ना, अब यहाँ होगा। इस फकीर की बात याद रखना। तेरा विनाश निश्चित है, निश्चित है तेरा विनाश। मैं समझता हूँ इस बात को। यार, अपनी सफाई में आप कुछ कहना चाहेंगे? योर ऑनर, अमीषा का मुझ पर लगाया हुआ हर आरोप सही है। मिस्टर पाठक, आपको पता है इससे आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है, आपका करियर, आपका रेपुटेशन सब खत्म, जेल हो सकती है आपको। योर ऑनर, अगर अमीषा मुझे दोषी मानती है, आई एक्सेप्ट, आई एम गिल्टी एज चार्ज्ड।